नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य का स्वरूप। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित लोगों को राज्य कहते हैं। यह परिभाषा है वुडरो विल्सन की। राज्य का भारतीय दृष्टिकोण। राज्य के विषय में प्राचीन भारतीय चिंतन में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। मनु स्मृति, शुक्र नीति, महाभारत का शांति पर्व और कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप, राज्य का कार्यक्षेत्र आदि का विस्तार से उल्लेख किया है। इस संदर्भ में राज्य के स्वरूप को स्पष्ट करने हेतु निम्नांकित बिंदुओं का विश्लेषण आवश्यक है। राज्य की उत्पत्ति। मनुस्मृति, शुक्र नीति और शांति पर्व के अंतर्गत राज्य से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए यह कहा है कि राज्य विहीन अवस्था में समाज में चारों ओर अन्याय, उत्पीड़न, भय तथा असुरक्षा का वातावरण व्याप्त था। बलवान लोग निरंकुश थे और वे निर्बलों पर नाना प्रकार के अत्याचार करते थे। निर्बल लोग असुरक्षित थे और बलवानों के भय से इधर उधर छिपते फिरते थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए और निर्बलों के मन से असुरक्षा के भाव को दूर करने तथा बलवानों पर अंकुश लगाने के लिए स्वयं ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। ईश्वर की निर्मित होने के कारण राजा निरंकुश है, किंतु धर्म एवं नैतिकता के बंधनों से वह मर्यादित है। राजा इंद्र, सूर्य, वायु, यम, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, पृथ्वी और कुबेर जैसे तात्विक गुणों से युक्त होता है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और राज्य की उत्पत्ति को एक सामाजिक समझौते का परिणाम माना है। यह समझौता शासक व शासितों के मध्य हुआ है। इसमें शासक के शासितों के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, तो शासितों के शासक के विरुद्ध कुछ अधिकार भी हैं। प्रजा या शासितों द्वारा राजा को अपदस्थ कर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को शासक बनाने की शक्ति का प्रयोग यह व्यक्त करता है कि कौटिल्य ने शासकीय शक्ति का अंतिम स्रोत जनता को माना है और जनता की सहमति को इस शासकीय शक्ति का आधार माना है। राज्य का स्वरूप। प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के सावयवी स्वरूप का वर्णन किया है और राज्य के 7 घटक माने हैं, जिन्हें प्रकृति नाम दिया गया है। राज्य की 7 प्रकृतियां निम्नानुसार हैं। पहला है स्वामी। मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है और नैतिक गुणों और प्रशासनिक क्षमता से युक्त एक कर्तव्यनिष्ठ राजा के राज्य के लिए आवश्यक माना है। शुक्र नीति और शांति पर्व में स्वामी के स्थान पर राजा शब्द प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है मंत्री। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार राज्य की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं है, बल्कि एक संस्थागत शक्ति है। अतः राजा इस शक्ति का प्रयोग संस्थागत रूप में ही कर सकता है। राज्य की शक्ति के संस्थागत रूप का नाम मंत्री परिषद है। अतः राजा को यह चाहिए कि वह राज्य के दायित्वों के निर्वाह संबंधी प्रत्येक कार्य मंत्रियों के परामर्श के अनुसार ही करे और मंत्री पद पर सुयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करे। कौटिल्य ने मंत्री के लिए अमात्य शब्द का प्रयोग किया है। तीसरा है पुर। पुर का अर्थ है राज्य की राजधानी।
मनु ने ऐसे क्षेत्र को राज्य की राजधानी बनाने का उल्लेख किया है जो भली भांति सुरक्षित हो और जिसमें दुर्ग भी हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, शुक्र नीति और शांति पर्व में दुर्ग को राज्य की प्रकृति का तीसरा अंग माना गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दुर्गों के कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे धनवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग। अगला अंग है राष्ट्र। भारतीय विचारकों ने एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उस पर निवास करने वाली जनता को राष्ट्र की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने इसके लिए जनपद और शांति पर्व में देश शब्द प्रयोग किया है। जनपद की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण इनकी रक्षा करना सुगम हो। जनपद की भूमि उपजाऊ होनी चाहिए तथा जनपद में सरोवर, नदियां, पर्वत तथा वन प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। अगला अंग है कोष। राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को कोष का नाम दिया गया है और यह विचार व्यक्त किया है कि राज्य के पास पर्याप्त कोष होने पर ही राजा प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न कार्यों को कर सकेगा। अगला है दंड। दंड अर्थात सेना। दंड या सेना को भारतीय विचारक राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानते हैं। सेना पर सुरक्षा का दोहरा दायित्व होता है, आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा। मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह राज्य की रक्षा के लिए सेना के सभी अंगों जैसे हाथी सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना तथा पैदल सेना आदि को सुदृढ़ बनाए रखे। अगला अंग है मित्र। भारतीय विचारकों ने मित्र को भी राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया है। उनके अनुसार राज्य को अन्य राज्यों के साथ भी अपने संबंधों का निर्वाह करना पड़ता है। अतः इन संबंधों के कुशलतापूर्ण संचालन के लिए यह आवश्यक है कि राजा ऐसे प्रयास करे कि उसके मित्र राज्यों की संख्या अधिकतम हो और शत्रु राज्यों की संख्या न्यूनतम हो। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में भारतीय विचारकों ने कहा है कि प्रत्येक प्रकृति का महत्व उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक है। इस प्रकार स्वामी अर्थात राजा को राज्य का शीर्षस्थ घटक माना जाना चाहिए। राज्य द्वारा सर्वाधिक महत्व मंत्री को दिया जाना चाहिए। राजा तथा मंत्री द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की प्रकृतियों की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए भी मनु ने यह माना है कि किसी समय विशेष में किसी कार्य विशेष के निष्पादन में जिस प्रकृति विशेष की भूमिका हो उस समय विशेष में वह प्रकृति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। राज्य का कार्यक्षेत्र। प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के कार्यक्षेत्र का व्यवस्थित विवेचन किया है। राज्य के कर्तव्यों में मनु ने प्रजारक्षण, प्रजापालन तथा धर्म के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के निर्वाहकों को महत्वपूर्ण माना है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राज्य के प्रमुख कर्तव्य निम्नानुसार हैं। तो राजा के कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है प्रजा रक्षण। यह राज्य का प्रमुख दायित्व है। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार प्रजा रक्षण वास्तविक रूप में राज्य के अस्तित्व का आधार है, क्योंकि प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ईश्वर ने राज्य की सृष्टि की है।
प्रजा की रक्षा के इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए राज्य को आंतरिक क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए और बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही राज्य को अपराधियों और समाज कंटकों से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और उसे अनाचार, चोरी, डकैती आदि अपराधों को रोकने के लिए अपनी दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। मनु के अनुसार प्रजा रक्षण का कार्य करने वाले राजा के सुखों में वृद्धि होती है, किंतु इन कार्यों की उपेक्षा करने से प्रजा दुखी रहती है एवं राजा का नाश होता है। अगला कर्तव्य है प्रजा पालन। पहला कर्तव्य था प्रजा रक्षण और दूसरा है प्रजा पालन। मनु स्मृति, शांति पर्व, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र में प्रजा पालन को भी राज्य का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना है। राज्य द्वारा प्रजा के लिए चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की स्थापना को मनु ने राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व माना है। मनु के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि अप्राप्त धन एवं भूमि को प्राप्त करे, जो प्राप्त हो उसकी रक्षा करे, रक्षित की वृद्धि करे और होने वाली वृद्धि का सुपात्रों में वितरण करे। प्रजा पालन के दायित्व की पूर्ति के लिए मनु ने राज्य के अनेक दायित्वों की पूर्ति को आवश्यक माना है, जैसे कृषि की उन्नति में मदद देना तथा सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना, व्यापार की उन्नति में मदद देना तथा यातायात के मार्गों का विकास करना और इन्हें लुटेरों से सुरक्षित रखना, नापतोल के बाटों का निरीक्षण करना, मूल्यों का नियंत्रण करना एवं मिलावट को रोकना, अनाथ बालकों तथा असहाय व्यक्तियों एवं उनकी संपत्ति की रक्षा करना, असहाय एवं रोगी स्त्रियों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना, पाठशालाओं, देवालयों, औषधालयों एवं धर्मशालाओं का निर्माण करना, ब्राह्मणों का सम्मान करना एवं दान आदि के द्वारा उनकी आर्थिक सहायता करना, समाज कंटकों, धूर्तों, ठगों एवं जुआरियों तथा रिश्वतखोर कर्मचारियों आदि को दंडित करना आदि। अगला कर्तव्य है अर्थव्यवस्था का नियमन। वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म के बाद अर्थ को एक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। उसके अनुसार प्रजा एवं स्वयं राजा को धन का उपार्जन धर्मानुसार ही करना चाहिए। प्रजा की भौतिक और आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है। राजा प्रजा से न्यायपूर्वक कर ग्रहण करे तथा प्रजा की संपत्ति एवं समृद्धि के अन्य साधनों की रक्षा करे। मनु ने राजा को यह परामर्श दिया है कि वह प्रजा से उसकी सामर्थ्य के अनुसार कर ग्रहण करे तथा प्रजा पर करों का अनावश्यक बोझ न लादे। इसके अतिरिक्त मनु ने राजा से यह अपेक्षा की है कि वह व्यापारियों के हितों की रक्षा करे और साथ ही व्यापारियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक अपराध जैसे मिलावट करना, अधिक मूल्य लेना तथा कम तोलना आदि से प्रजा की रक्षा करे। अगला कर्तव्य है सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन। प्राचीन भारतीय विचारकों ने सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह व नियमन राज्य का कर्तव्य माना है। राज्य प्रत्येक वर्ण द्वारा उसके निर्धारित कर्तव्यों के पालन को सुनिश्चित करे। धर्म को सामाजिक व्यवस्था का मूल आधार मानते हुए मनु स्मृति में समाज के सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे स्वधर्म का पालन करें, साथ ही
शासक से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपनी दंड शक्ति के माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों को स्वधर्म पालन हेतु बाध्य करे। उसके अनुसार यदि विभिन्न वर्णों के सदस्य अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो समाज में वर्ण संकरता व्याप्त हो जाएगी। इसी प्रकार समस्त आश्रमों की रक्षा को भी राज्य का दायित्व माना है। अगला कर्तव्य है न्याय की व्यवस्था। मनुस्मृति, शांति पर्व, शुक्र नीति और अर्थशास्त्र में न्याय की स्थापना को राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों के रूप में मान्यता दी गई है और इसे राज्य के अस्तित्व का आधार भी माना गया है, क्योंकि समाज में व्याप्त अन्याय का निराकरण करने एवं न्याय की स्थापना करने हेतु ईश्वर ने राजा की सृष्टि की है। मनु के अनुसार संसार में निष्पाप लोगों की संख्या बहुत कम होती है। व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ आदि से वशीभूत होकर अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को छीनने लगता है तथा अपने कर्तव्यों की अवहेलना भी करने लगता है। मनु के अनुसार राज्य की दंड शक्ति दुष्टों को भयभीत रखती है एवं सभी व्यक्तियों को अपने कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करती है तथा अपने अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ बनाती है। अपने इस दायित्व के पालन द्वारा ही राज्य समस्त व्यक्तियों में सुरक्षा की भावनाओं का संचार करता है। मनुस्मृति में अपराधों एवं दंडों का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है और राजा को यह निर्देश दिया गया है कि वह स्वयं न्याय कार्य करे। अगला कर्तव्य है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। राज्य के दायित्वों की पूर्ति के लिए प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक सक्षम और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को अनिवार्य माना है और राजा को परामर्श दिया है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था कर्मचारियों तथा अधिकारियों पर समुचित नियंत्रण रखे और यह सुनिश्चित करे कि राज्य के कर्मचारी प्रजा के प्रति दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे, व शक्तियों के दुरुपयोग द्वारा प्रजा को पीड़ित न करें। प्रशासन के विभिन्न पदों पर राजा गुणी, चरित्रवान तथा राजभक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करे और गुप्तचरों के माध्यम से उनके आचरण का परीक्षण करता रहे तथा भ्रष्ट एवं प्रजा पीड़क अधिकारियों को राजा द्वारा दंडित किया जाए। अगला कर्तव्य है अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन। प्राचीन भारतीय विचारकों ने राज्य के हितों एवं रक्षा में वृद्धि के लिए विदेश नीति के विवेकपूर्ण संचालन पर बल दिया है। मनु के अनुसार अंतर्राज्यीय संबंधों के कुशल संचालन द्वारा राजा राज्य को अनावश्यक आक्रमणों से बचाता है, पर राष्ट्र संबंधों के निर्वाह के संबंध में मनु ने शासक को यह परामर्श दिया है कि वह इस तरह का प्रयत्न करे कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके मित्र राज्यों की संख्या अधिकतम हो और शत्रु राज्यों की संख्या न्यूनतम हो। पर राष्ट्रों से संबंधों के संचालन के लिए मनु ने इसके सैद्धांतिक आयाम के रूप में राज्य द्वारा मंडल सिद्धांत, षाड्गुण्य नीति तथा उपायों के पालन का सुझाव दिया है तथा परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक पक्ष के रूप में प्रभावी दूत एवं गुप्तचर व्यवस्था के संचालन को आवश्यक माना है। अगला कर्तव्य है कृषि व व्यापार की व्यवस्था। महाभारत में राज्य के लिए व्यापार और कृषि का महत्व दर्शाया गया है। राज्य का कर्तव्य है कि वह रक्षित राज्य के व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए सचेत रहे। राज्य का कोष और सेना कृषि और व्यापार की समृद्धि पर निर्भर है।
जो राज्य व्यापार की दृष्टि से संपन्न होता है उसे भय नहीं रहता। जिस राज्य में व्यापार पर संकट रहता है वह राज्य निंदा के योग्य है। कृषि कार्यों के लिए जलाशय आदि का निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है। अगला कर्तव्य है परराष्ट्र संबंधों का निर्वाह। शुक्र तथा कौटिल्य के अनुसार एक राज्य को अन्य राज्यों के साथ भी संबंधों का निर्वाह करना होता है। अतः राज्य से यह अपेक्षित है कि वह परराष्ट्र संबंधों को इस प्रकार संचालित करे कि राष्ट्रीय हित एवं प्रजा के कल्याण व सुरक्षा को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जा सके। राजा से यह अपेक्षित है कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों का कुशलता पूर्वक संचालन करे एवं राज्य को अनावश्यक युद्धों से बचाए। इस हेतु शुक्र ने राजा द्वारा कुछ नीतियों और उपायों का पालन किया जाना आवश्यक माना है। राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य। शुक्र ने राज्य के दायित्वों में शिक्षा के प्रसार को भी सम्मिलित किया है और कहा है कि राज्य योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करे तथा शिक्षा पूर्ण हो जाने पर शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्त करे। विद्या और कला में पारंगत व्यक्तियों को राज्य द्वारा सम्मानित किया जाए तथा राज्य विद्याओं एवं कलाओं की उन्नति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहे। राज्य के प्रतिष्ठित गुणवान व्यक्ति तपस्वी, विद्वान, ज्योतिषी, मंत्र तंत्र वेत्ता, चिकित्सक आदि के भरण पोषण की व्यवस्था करे तथा उनके लिए मासिक या वार्षिक वृत्ति की व्यवस्था करे। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा राज्य के विस्तृत कार्यों का उल्लेख करते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्वीकार किया गया है। तो ये था राज्य का स्वरूप भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।